जी बेटा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की बात चल रही है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अभी तक आप लोगों ने ये सीखा है, बेसिकली ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर किसी सर्किट में क्लॉकवाइज करंट होती है तो इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करता है लूप के अंदर, और बाहर प्रोड्यूस करता है आउटसाइड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो कई बार आपको इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना होता है, तो कई बार आपको आउटसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना होता है। उसके अकॉर्डिंग आप करंट की डायरेक्शन देखते हो, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उस बिहाफ पे बात चल रही है। मैं एक दो काम की बातें फिर से रिपीट कर दूं कि मैं पिछली दो क्लास से एक ही बात कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में वी आर डीलिंग विद चेंज इन फ्लक्स, नॉट विद द फ्लक्स। हम फ्लक्स से नहीं, चेंज इन फ्लक्स से डील कर रहे हैं। हमारी सारी कंसंट्रेशन चेंज इन फ्लक्स पर ही होनी चाहिए। हमें किसी भी सिचुएशन में सबसे पहले ये देखना है कि क्या फ्लक्स बदल रहा है। अगर हाँ फ्लक्स बदल रहा है तो फिर हमें देखना होता है कि उसका कॉज क्या है। जब हमें कॉज पता चल जाए बच्चों, तो फिर लेंज लॉ अप्लाई कर देते हैं जो कहता है अपोज द कॉज, और उसके लिए जरूरत के हिसाब से देख लेते हैं कि इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है या आउटवर्ड, और उसके हिसाब से करंट की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, वो डिसाइड किया जाता है। जैसे बच्चों, मैं एक और एग्जांपल देके इस पूरी समरी को रिवाइज करवाता हूं और फिर हम आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि यहाँ एक सर्किट बना हुआ है जिसमें ये एक सेल बनी हुई है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जो बच्चे लेट एडमिशन हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके चैनल पे सभी पुराने लेक्चर पड़े हुए हैं बच्चों। आप प्लीज जितना जल्दी हो सकता है अपना बैकअप कवर कीजिए। तो वो सारे चैप्टर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों के फिर प्री बोर्ड्स, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स, ये सब एग्जाम आ जाएंगे धीरे धीरे। तो आप सिलेबस को जल्दी से कवर करने की कोशिश कीजिए, जो आपका बैकअप है उसे कंप्लीट कर लीजिए। तो ये एक सर्किट है और ये एक स्विच है। अभी स्विच ओपन है, कनेक्टेड नहीं है, और इसके अंदर यहाँ एक लूप रखा है, एक सर्कुलर लूप इस सर्किट के अंदर यहाँ रखा है। इस टाइम आप इस सर्किट में देख सकते हैं, इस टाइम आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि कोई भी करंट का फ्लो नहीं है। इस टाइम इस सर्किट में कोई भी करंट का फ्लो नहीं है क्योंकि स्विच डिस्कनेक्टेड है, राइट। एग्जामिनर ने लैंग्वेज बोली, लिखेंगे सब साथ साथ। नाउ स्विच इज नाउ स्विच इज कनेक्टेड या क्लोज्ड। अभी स्विच जो डायग्राम में दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्विच ओपन है, ओपन है, क्लोज नहीं है। नाउ स्विच इज क्लोज्ड, अब स्विच को क्लोज कर दिया, एंड देयर कम्स there comes a current there comes a current in circular coil for a very small duration. Now switch is closed and there comes a current in circular coil for a very small duration. Find direction of that current. Find direction of that current. तो बच्चों आप ये देख सकते हो कि अभी इस सर्किट में स्विच ओपन है, कनेक्टेड नहीं है, तो अभी यहां करंट का फ्लो नहीं होगा। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि आपने स्विच को कर दिया है क्लोज,
मतलब सर्किट हो गया है कनेक्ट, एक क्लोज्ड पाथ बन गया है। तो फिर सर्किट में करंट फ्लो आ जाएगा। पहले करंट 0 थी और बाद में करंट फ्लो आ जाएगा। कहाँ से आएगा करंट फ्लो? तो आप देख सकते हैं कि भाई एक बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी से करंट फ्लो आ जाएगा। तो बैटरी से इस तरह से करंट फ्लो आएगा। पॉजिटिव प्लेट से करंट निकालोगे, जैसे ही स्विच को कनेक्ट कर दिया, स्विच को ऐसे कनेक्ट कर दिया, क्लोज कर दिया, तो क्लोज्ड पाथ पे करंट का फ्लो आ जाएगा। इस तरह से सर्किट में आ जाएगी करंट। इस तरह से सर्किट में आ जाएगी करंट। क्योंकि स्विच पहले ओपन था और बाद में आपने क्लोज किया, करंट पहले 0 थी, बाद में सर्किट में कुछ करंट आ गई। इसका मतलब सर्किट में इसका मतलब सर्किट में करंट इंक्रीज हुई है। क्या मैं सही कह रहा हूं बच्चों? जल्दी से रिप्लाई कर दो। विनायक और अमूल्य अभी मैच करते हैं। सर्किट में करंट बढ़ी है, और अगर करंट बढ़ी है तो करंट से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। करंट से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। बच्चों ये कैसी करंट है सर्किट में? देख के बताना, ये क्लॉकवाइज करंट है सर्किट में या एंटी क्लॉकवाइज करंट है? बिल्कुल सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज करंट है। और एंटी क्लॉकवाइज करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो लूप के अंदर, सर्किट के अंदर आउटवर्ड होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। मोर प्रिसाइजली मुझे कहना चाहिए आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ये कहना चाहिए। यस और नो? तो आपको चेंज पता चल गया है। क्या पता चल गया है? चेंज, की आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो लूप, यहाँ सर्कुलर लूप जो बना हुआ है, इसके अंदर भी ये जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये इंक्रीज हो रहा है। तो फिर हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? ये जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, हमें इसे डिक्रीज करना है। तो क्या करना है हमें? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना है, तो हमें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमें इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मानते हो? और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसी करंट से आता है? क्लॉकवाइज करंट से आता है। इसलिए इस सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज करंट आ जाएगी। आइए चैट बॉक्स में बता दीजिए आके बात समझ में आ गई है या नहीं। करंट का फ्लो सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज होगा। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ कब हो गई है? थैंक यू सो मच बच्चों। आपको शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मेरा पहला लेक्चर याद होगा, जिसमें मैं नहीं, फैराडे बोल रहे थे, मतलब आवाज सिर्फ मेरी थी। क्या कहा था फैराडे ने? इंड्यूस्ड करंट एग्जिस्ट ओनली फॉर दैट ड्यूरेशन फॉर विच चेंज इन फ्लक्स टेक प्लेस। बच्चों सर्किट में शुरुआत में करंट 0 थी और स्विच को क्लोज करने के बाद सर्किट में करंट हो गई आई। मैं बात सर्किट की कर रहा हूं, बहुत केयरफुल होकर सुनना। मैंने कहा सर्किट में शुरुआत में करंट 0 थी और स्विच को क्लोज करने से सर्किट में बैटरी ने करंट एस्टेब्लिश कर दी आई। लेकिन बच्चों कुछ भी एकदम नहीं होता, हर चीज में वक्त लगता है। तो करंट को 0 से आई होने में कुछ टाइम लगा होगा, कुछ टाइम इंटरवल रहा होगा, कुछ टाइम लगा होगा जिसमें करंट 0 से आई हुई है। एकदम से कुछ नहीं होता, हर चीज में वक्त लगता है। तो करंट को 0 से आई होने में भी वक्त लगा होगा, कुछ टाइम इंटरवल रहा होगा। तो उतने टाइम के लिए, वो जो भी टाइम इंटरवल है वो बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल होगा। एकदम से करंट आ जाएगी, मतलब बहुत ही छोटा होगा ये टाइम इंटरवल। तो इंस्टेंटेनियस नहीं होगा, लेकिन हाँ छोटा टाइम इंटरवल जरूर होगा। डेल्टा टी की वैल्यू स्मॉल हो सकती है, लेकिन डेल्टा टी 0 नहीं हो सकता, ये मैं कह रहा हूं। तो इस टाइम इंटरवल के लिए करंट बढ़ी, तो इस टाइम इंटरवल के लिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, इस टाइम इंटरवल के लिए फ्लक्स बढ़ा, और जब तक फ्लक्स बढ़ेगा तब तक ही इंड्यूस करंट आएगी। तो सिर्फ इतने से टाइम इंटरवल के लिए इंड्यूस करंट आएगी। इसलिए एग्जामिनर ने यह कहा कि सर्कुलर कॉइल में
थोड़ी देर के लिए एक करंट आई, ठीक है। ये करंट ऐसा नहीं कि आ गई तो फिर हमेशा ही रहेगी, जब तक फ्लक्स बदलता रहेगा ये करंट सिर्फ उतनी देर के लिए ही रहेगी। जैसे ही सर्किट में करंट की वैल्यू आई सैचुरेट हो जाएगी, मतलब फिर वो नहीं बढ़ेगी, आई वैल्यू डेवलप हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, करंट आई सैचुरेट हो गई, अब नहीं बढ़ रही है, तो उसके बाद करंट अगर सेम हो गई तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज इन फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा, तो इंड्यूस करंट भी जीरो हो जाएगी। तो सर्कुलर कॉइल में आने वाली ये करंट बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए आएगी। आपको समझ में आ गया हो तो सपोर्ट कर दो जल्दी से आगे। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है? चलो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसी सवाल में, ये जो सवाल आपको मैंने अभी दिया था, इसी सवाल में ये जो सर्कुलर लूप मैंने रखा है, इसकी पोजीशन को अगर मैं बदल दूं, इसी सवाल में अगर ये सर्कुलर लूप यहां रखा होता और मैं कहता रिपीट एज प्रीवियस, तो आप क्या आंसर देते? यू हैव 1 मिनट टू आंसर इट। सर्किट के अंदर से उठा के सर्किट के बाहर रख दिया सर्कुलर लूप और कहा रिपीट एज प्रीवियस। रिपीट एज प्रीवियस। सोच लिया? तो बच्चों जब आप इस स्विच को क्लोज करोगे तो बात सारी वही रहेगी कि करंट आएगी, है ना। तो इस करंट के आने से इस सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा, लेकिन आप सब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर सर्किट के अंदर आउटवर्ड है तो सर्किट के बाहर इनवर्ड होंगी। यहां से कोई लाइन इनटू द प्लेन गई होगी और सर्किट में से अंदर से आउटसाइड द प्लेन निकली होगी, और इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां से अंदर की तरफ जा रहा है, यहां से बाहर की तरफ आ रहा है। यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? तो इस सर्किट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन होगी और सर्किट के अंदर आउटसाइड द प्लेन होगी। आप इसको राइट हैंड से भी चेक कर सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? क्योंकि आपने स्विच को क्लोज किया है तो मैं कहूंगा कि करंट बढ़ी, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, करंट बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, तो फ्लक्स भी बढ़ा, तो फ्लक्स भी बढ़ा। अगर हम इस लूप पर आकर देखें तो मुझे मोर प्रिसाइजली ये कहना चाहिए इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। ये कॉज है, क्योंकि जब करंट बढ़ेगी तो उस करंट से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, उस करंट से आने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे बनी हुई है। तो मुझे तो ये जो सर्कुलर लूप बना हुआ है इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो जहां सर्कुलर लूप बना हुआ है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनटू द प्लेन, और करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो ये कॉज है। तो अपोज करो, इनटू द प्लेन जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उसे कम करो। उसके लिए आउटसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा और सर्किट में करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगी। सर्किट में करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगी। जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में, बात समझ में आ गई या नहीं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। गुड वन। अच्छा, ये सवाल है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट ई। पहले सवाल में बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं एनसीईआरटी ने एक्सरसाइज में,
उसका ये पांचवा पार्ट है, ई पार्ट है उसका ये। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ और वहां से आंसर देख के चिपका दो। ये एक सर्कुलर कॉइल है। और इस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर एक करंट कैरिंग वायर है। और करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सर्कुलर कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एक सर्कुलर कॉइल है जिसके एक्सिस पर एक करंट कैरिंग वायर है। और करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो गिवन सर्कुलर कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? मैं तुम्हारा इंतजार करूं या खुद एक्सप्लेन कर दूं? विनायक सेज क्लॉकवाइज, पलक एंटी क्लॉकवाइज। अमूल्य और ध्रुव, मैंने पढ़ लिया है आपका रिप्लाई। वैष्णवी एंटी क्लॉकवाइज, मुस्कान क्लॉकवाइज, स्पर्धा एंटी क्लॉकवाइज। प्रभात हर्षित एंटी क्लॉकवाइज। मुझे बात करनी है स्पर्धा से। स्पर्धा, हाथ उठाइए। अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून स्पर्धा। तो स्पर्धा बेटा, ये जो करंट यहाँ पर बनी हुई है, इस करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन के बारे में सोचा आपने? सर कैसे इनवर्ड आएगी आएगी डायरेक्शन? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगी। देख जरा राइट हैंड से देखें। मान लो हमने राइट हैंड का थंब जैसे करंट फ्लो के अलोंग रख दिया स्पर्धा ऐसे, और इधर की तरफ अपनी फिंगर्स को ऐसे ओपन कर दिया। और उसके बाद पाम को पीछे से पुश किया, ऐसे हाथ को ऐसे खोलने के बाद। तो यहाँ इनटू द प्लेन आ गया ना मैग्नेटिक फील्ड। बोलो स्पर्धा, यस और नो? यस सर। अच्छा, अब अगर हम इस वायर के लेफ्ट साइड में देखें तो राइट हैंड का थंब आपने करंट फ्लो के अलोंग रखा, और फिंगर्स जब इधर की तरफ आपने ऐसे फैला दी बेटा, लाइक दिस, तो अब आपको आपके हाथ की रेखाएं दिख रही होंगी। पाम को जब पीछे से पुश करोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ गया होगा। स्पर्धा, मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाता है बेटा, ठीक है जी? जी सर। तो इसका ये मतलब हुआ बेटा कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, यहां से बाहर आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई बेटा ऐसे। यस सर।
यहाँ से अंदर जाती हुई और यहाँ से बाहर आती हुई। राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और लेफ्ट साइड में आउटवर्ड है। आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा बिल्कुल ऐसे ही आएगा, देख ऐसे, इस जगह से अंदर जा रहा होगा और इधर से बाहर आ रहा होगा। ऐसे ही होगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट स्पर्धा? Yes, ऐसे ही sir. होगा, यहाँ से अंदर जा रहा होगा, यहाँ से बाहर आ रहा होगा। तो जैसे रिंग बनी हुई है बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। बन गया डायरेक्शन। अच्छा, एरिया जो है स्पर्धा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटसाइड होता है। तो एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया इस तरह से होगा, अलोंग द वायर जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, ऐसे एरिया होगा। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो अगर मैं ये कहूं कि कितना फ्लक्स इस टाइम इस लूप से पास होगा, ये जो लूप यहाँ नजर आ रहा है जो मैंने आपको दिया था, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से पास होगा, तो आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया मतलब बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अलोंग लूप ही आ गया। मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा इस तरीके से ही आ गया, ये ऐसे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो। और एरिया बेटा ऐसे आ गया। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है या नहीं स्पर्धा? Yes, sir. और बेटा cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 7. cos 90 की वैल्यू होती है स्पर्धा 0। cos 0 1 होता है। तो cos 90 0 हो गया। तो जो फ्लक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई बी ए मल्टीप्लाइड विद 0। ये मैं भी मानता हूं स्पर्धा कि करंट को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ये मैं भी मानता हूं कि करंट को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। लेकिन बेटा ये वैल्यू चाहे कितनी भी कर लो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो हमेशा 0 ही रहेगा या नहीं? Yes, sir. करंट की वैल्यू बढ़ाओ आप, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। लेकिन बी, जो बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है या 2b है या 3b है या 4b है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू अभी भी 0 है और फ्लक्स की वैल्यू बाद में भी 0 होगी, उसके बाद भी 0 होगी। इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स हमेशा 0 ही रहेगा और फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा स्पर्धा। और Yes, ये sir. चैप्टर फ्लक्स की नहीं, चेंज इन फ्लक्स की बात करता है। और जब चेंज इन फ्लक्स ही नहीं होगा तो ई फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं होगा, वो 0 होगा। और इंड्यूस्ड करंट जो कि ई बाई आर होती है वो भी 0 ही होगी। तो डायरेक्शन किस बात की, जब इंड्यूस्ड करंट ही नहीं है तो कैसी डायरेक्शन? बोलो स्पर्धा, बात समझ में आ गई है नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे इंड्यूस करंट है बच्चे 0, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। नोट कर दो पूरी एक्सप्लेनेशन। जी, जिन बच्चों का नाम मैं नहीं ले रहा था वो इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि वो बच्चे चैट बॉक्स में बिल्कुल सही लिख रहे थे, बिल्कुल सही लिख रहे थे वो बच्चे। वेल डन। उन्होंने लिख दिया था कि सर इंड्यूस्ड करंट होगी ही नहीं, इंड्यूस्ड करंट 0। ओके, यहां मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैं इस चैप्टर में रेगुलर एक बात बोल रहा हूं और तुमने इस सवाल में वही गलती कर दी। जो बच्चे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आंसर दे रहे थे उनसे बात कर रहा हूं, तुमने वही गलती फिर से कर दी। तुम इस चैप्टर में सबसे पहले ये जरूर देख लेना कि फ्लक्स बदल रहा है या नहीं, ये तुम्हें सबसे पहले चेक करना है। तुम सीधा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताने लगे, तुम्हें सबसे पहले चेक करना है फ्लक्स बदल रहा है या नहीं। तो मैंने करंट फ्लो के अकॉर्डिंग जब मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो मैग्नेटिक फील्ड जब बना तो वो तो लूप के अलोंग ही आ गया, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनती चली गई, है ना? और लूप का एरिया उसके परपेंडिकुलर हो गया। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल हो गया बच्चों। और cos 90 होता है 0, फाई इज इक्वल टू बी ए cos 90। अब तुम b और a को कितना भी बदलते जाओ, लेकिन अगर cos 90 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फ्लक्स हमेशा 0 ही रहेगा। सो इट इज 0, इट विल बी 0, दैट मींस चेंज इन फ्लक्स इज 0। व्हेन चेंज इन फ्लक्स इज 0 देयर विल बी नो इंडक्शन, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, नो इंड्यूस्ड करंट। यू आर गेटिंग मी? मे आई प्रोसीड नाउ?
बच्चों, अरे रिप्लाई तो कर दो, समझ में आ गया था। ये है एक मैग्नेटिक डाइपोल, जिसको बार मैग्नेट भी कहते हैं। वैष्णवी, छुट्टी आपकी भी हो रही है आजकल काफी। इधर है नॉर्थ पोल, इधर है साउथ पोल। थोड़े मैच्योर हो जाओ प्यारे बच्चों। हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, स्कूल के टेस्ट के लिए वैष्णवी किसी दिन तो पक्का छुट्टी करिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। ऐसे किसी भी रीजन के लिए अपनी रेगुलर क्लासेस को मिस नहीं करना है। मैच्योर हो जाओ थोड़े से अब। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम 12th क्लास में हो और तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होना है। स्कूल एग्जाम में आने वाले जो नंबर हैं वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेंगे। वन मोर थिंग, अगर स्कूल एग्जाम में थोड़ा बहुत सिलेबस ज्यादा भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, वहां कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में, फाइनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें स्कोर करना है। जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें और उसको 100% अटेम्प्ट करके आए अपने पेपर में, ये टारगेट होना चाहिए। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, सामने रखा हुआ है कॉइल। एग्जामिनर ये सवाल पूछ रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को। ये मैग्नेट इस कॉइल के पास जा रही है। द बार मैग्नेट, द मैग्नेटिक डाइपोल इज अप्रोचिंग द कॉइल, कॉइल के पास जा रही है। और कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। क्या बताना है? कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। पहले कॉन्सेप्ट से ही बताऊंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी बार मैग्नेट का नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, हमेशा क्लोज लूप बनाता है। मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ भी होगा, मैग्नेट के अंदर ऐसे हमेशा क्लोज लूप बनाता है, लाइक दिस। इसी तरह से ये बिल्कुल सही आंसर है स्पर्धा, वेल डन। एक और लाइन मैंने बनाई ऐसे, एक और लाइन ऐसे बनाई। मैं प्लीज सबसे पहले समझाऊंगा कॉन्सेप्ट। कॉइल को देखो, कॉइल को। कॉइल के अंदर अगर आप बोलें कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर जा रहा है, एंट्री ले रहा है। बताइए यस और नो, जल्दी से बताइए यस और नो। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर एंट्री ले रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। यस बच्चों, मैग्नेट जा रही है कॉइल के पास, मैग्नेट जा रही है कॉइल के पास। तो मैग्नेट के कॉइल के पास जाने से क्या होगा कि अभी तो जैसे सिर्फ यही वाली लाइन एंट्री ले रही है, जब मैग्नेट थोड़ा और पास आ जाएगी तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ये वाली, ये भी कॉइल के अंदर एंट्री लेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और इंक्रीज हो रहा है। सपोर्ट करो, क्योंकि मैग्नेट कॉइल के पास जा रही है, मैग्नेट कॉइल के पास जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और मैग्नेटिक फील्ड है कैसा? इनटू द कॉइल, कॉइल के अंदर एंट्री लेता हुआ है। सही कह रहा हूं मैं? तो चेंज पता चल गया। अब अपोज द चेंज, हमें इनवर्ड बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को कम करना है। इनवर्ड बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को कम करना है। उसके लिए हमें आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। उसके लिए हमें आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज करंट से आता है, इसलिए इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी। इसलिए इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी। जल्दी से बता दो बात समझ में आ गई या नहीं।
अमूल्य, इस बार मैग्नेटिक फील्ड भी देखो ऐसे ही बना हुआ है अलोंग द एक्सिस, और एरिया भी अलोंग द एक्सिस ही होगा। इस बार एंगल 90 नहीं है अमूल्य। किसी को कोई ऑब्जेक्शन? स्पर्धा बिल्कुल सही आंसर था। तो अब मैं बहुत देर से कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, क्या आप अलाउ करोगे अगर अब मैं ट्रिक बता दूं तो? ये है एक मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और ये मैग्नेट ऐसे इस कॉइल के पास जा रही है। जी बिल्कुल सही कहा नमन ने कि सर कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया अब समझ में आ गया है कि हमें ट्रिक की जरूरत लग ही नहीं रही। वेल डन नमन। लेकिन चलो बता देता हूँ, फिर आगे अब तो समझ आ ही गया है, कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक भी देख लो। ये है एक कॉइल यहां सामने रखा हुआ, ये दूसरा केस है। एक और केस ले लेते हैं, ये है एक बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल। यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है। साउथ पोल अप्रोच कर रहा है एक कॉइल को इस तरह। और बच्चों एक और केस, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। मैग्नेट दूर जा रही है एक कॉइल से। चार केस है ना भाई, या तो नॉर्थ पोल पास आ रहा होगा या साउथ, या नॉर्थ पोल दूर जा रहा होगा या साउथ। चार ही तो केस हो सकते हैं, चार ही तो हो सकते हैं ना। और सामने रखी है कॉइल, और मुझे बतानी है इंड्यूस्ड करंट। ट्रिक बता रहा हूं, अब कॉन्सेप्ट सिखा चुका तो ज्यादा हल्ला मत करना, सुन लो ध्यान से। लेंजलो कहता है अपोज द कॉज। आओ कॉज को पहचाने, आइए चेंज को पहचाने। चेंज क्या है? मैंने इस कॉइल से पूछा कि चेंज क्या है, तो इसने मुझे कहा नॉर्थ पोल पास आ रहा है। क्या चेंज है? क्या चेंज है? सिचुएशन में क्या चेंज आ रहा है? तो कॉइल ने कहा नॉर्थ पोल पास आ रहा है, ये चेंज है। लेंजलो कहता है अपोज द कॉज। मतलब अगर नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ को पास आने से रोको। नॉर्थ अगर पास आ रहा है तो नॉर्थ को रिपेल करो। और नॉर्थ को कौन रिपेल करेगा? नॉर्थ। इसीलिए यहां पे एन लिख दिया। बस करना यह है कि एन लिखने के बाद एन को थोड़ा सा स्टाइलिश लिख देना, ऐसे दो एरो और बना देना एन लिखने के बाद। अब मुझे बता दो कि ये जो एरो हैं, इन एरो के हिसाब से अगर आप अपने पेन को घुमाओगे तो कैसी करंट हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। से यस और नो। चलो एक बार फिर से देखो। मैंने इस कॉइल से पूछा, मैंने इस कॉइल से पूछा क्या चेंज है, तो इसने कहा नॉर्थ दूर जा रहा है। चेंज का अपोज करना है, दूर जाने या पास आने से मैटर नहीं है, चेंज पहचानो क्या है, चेंज का अपोज करो। मैंने इस कॉइल से पूछा क्या चेंज है, तो इसने कहा नॉर्थ दूर जा रहा है। तो क्या करना है? नॉर्थ को दूर जाने से रोकना है, मतलब नॉर्थ को अट्रैक्ट करना है।
और नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करेगा? साउथ। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एस। बस यहाँ एजिस पर एरो बना दिया करो और अब एरो के हिसाब से पेन घुमाओ और मुझे बताओ कि क्या तुम्हारा पेन तुम्हें ये नहीं कहता कि ये क्लॉकवाइज करंट है? बता दो जल्दी से। इजी, कॉन्सेप्ट भी इजी था, ट्रिक भी इजी है, सब कुछ इजी है। बच्चे अच्छे हो तो सब इजी है। इस सवाल को देखो, साउथ कॉइल के पास जा रहा है। कॉइल से पूछो क्या चेंज है, वो कहेगा साउथ पास आ रहा है। तो क्या करें? साउथ को भगाओ। साउथ को भगाओ मतलब साउथ को रिपेल करो। साउथ को कौन रिपेल करेगा? साउथ। इसलिए एस बना दो। एस बनाने के बाद ऐसे एरो बना देना बस। एरो के हिसाब से पेन को घुमाओ। बोलो क्लॉकवाइज है कि नहीं? बोलो क्लॉकवाइज है कि नहीं? है ना? अब आखिरी वाले का आंसर तुम दे दो। आखिरी वाले का आंसर तुम दे दो। साउथ दूर जा रहा है। साउथ दूर जा रहा है, साउथ को दूर ना जाने दो। तो साउथ को अट्रैक्ट कर लो और उसके लिए यहां बना दो नॉर्थ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इजी है ना बच्चों? इजी है ना? अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात और बता दूं। बता दूं? उसके लिए तुम में से किसी को अनम्यूट करना है। प्लीज हाथ उठाओ, कौन कौन मेरे से बात करना चाहता है? कम ऑन, हाथ उठाओ। Okay, we have Dhruv, Naman, Spardha, Amulya, Vinayak, Kaif. I'm going to talk with Dhruv क्योंकि उसने सबसे पहले हाथ उठाया था। ध्रुव अनम्यूट। हेलो सर। हेलो ध्रुव। ध्रुव, फॉर एग्जाम्पल इधर की तरफ बैठा है नमन और इधर की तरफ बैठा है ध्रुव। D for ध्रुव, N for नमन। ब्रेकिंग न्यूज। और तुम दोनों के बीच में यहां एक कॉइल है। ओके? यस सर। ध्रुव, आपको ये लग रहा है, आपको लग रहा है ध्रुव कि इसमें करंट का फ्लो इस तरह से है। यस सर। क्लॉकवाइज। आपको लग रहा है कि इस कॉइल में करंट का फ्लो कैसा है? क्लॉकवाइज। तो ध्रुव, नमन को क्या लग रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। पक्का ना? हाँ तू ऐसे तुक्के में बोल रहा है, तूने रियलाइज करके बोला है? सर, मैं तो ये केस समझते हुए समझ गया था कि आप ये बताने वाले हैं। मैं सही कह रहा हूं ना? तुझे अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो नमन को एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा ना ध्रुव? यस सर। अब जरा सब बच्चे कमेंट बॉक्स में आके बता दो जी कि इस बात से सहमत हैं या नहीं, जो नमन सॉरी जो ध्रुव ने अभी बोली है। जल्दी से बता दो। अगर ध्रुव यहां पे कहेगा क्लॉकवाइज तो नमन कहेगा एंटी क्लॉकवाइज। नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो। एक रिंग ले लो, उस रिंग में अपने पेन को घुमाओ अपने अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज और रिंग के पीछे अपने भाई या बहन को खड़ा कर लो और उससे पूछो कि पेन कैसे घूम रहा है, तो वो कहेगा एंटी क्लॉकवाइज। So when you say clockwise and anti-clockwise in such a problem, so in that case, this also matter that where is the observer? ऑब्जर्वर कहां है? क्योंकि इधर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर कहेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर सेम करंट को कहेगा क्लॉकवाइज। तो तुम्हें मेरे से इन पिछले 4 सवालों में ये पूछना चाहिए था मेरे लंगूरो कि सर ये तो बता दो कि ऑब्जर्वर कहां पर है। ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कौन बोल रहा है, ये तो बता दो। सर ये तो बता दो कि ऑब्जर्वर कहां है। बोल ध्रुव, पूछना चाहिए था या नहीं? यस सर। हाँ, तो ऐसे कैसे तुम एग्री करते चले गए? क्यों नहीं पूछा? मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज, तुमने मान लिया एंटी क्लॉकवाइज। ये तो पूछते मेरे से सर कौन देख रहा है।
ऑब्जर्वर इधर खड़ा है क्या सर? क्या ऑब्जर्वर इधर खड़ा है या ऑब्जर्वर इधर खड़ा है? सर ये आंसर आप किस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग दे रहे हो, ये तो बता दो। पूछना चाहिए था या नहीं? यस सर, फिर तो मुझे तो तो पता बच्चों था। ये क्या मैं तो पता पहले है? ही समझ गया, मैग्नेट के पास ही खड़ा है वो। यस बच्चों, अच्छे बच्चों, जब एग्जामिनर ऑब्जर्वर को स्पेसिफाई ना करे कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है, जब एग्जामिनर ऑब्जर्वर को स्पेसिफाई ना करे तो हमेशा ये मान लेना कि जो मैग्नेट को चला रहा है वही ऑब्जर्वर है, राइट? ओके अगर सर। एग्जामिनर ऑब्जर्वर को स्पेसिफाई ना करे तो ये मान लेना कि जो मैग्नेट को चला रहा है वही ऑब्जर्वर है। तो मैंने जो आंसर लिखे हैं वो किस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग लिखे हैं? उस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जो मैग्नेट को चला रहा है, और मैग्नेट को जो चला रहा है वो कॉइल के लेफ्ट साइड में है, तो मेरा ऑब्जर्वर इधर है लेफ्ट साइड में, और ये आई ऑफ द ऑब्जर्वर बनाई है मैंने कहा ये जो ट्रिक मैंने लिखी है जिसके अकॉर्डिंग आपका एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आया है, तो रिमेंबर दैट ये आंसर उस ऑब्जर्वर के लिए आए हैं जो मैग्नेट को चला रहा है, क्योंकि मैग्नेट कॉइल के लेफ्ट साइड में है तो ऑब्जर्वर भी कॉइल के लेफ्ट साइड में ही इन सिचुएशन में है। तो ये आंसर इस ऑब्जर्वर के लिए लिखें। ओके ध्रुव, ओके सर। ये बात प्लीज सब लोग मेंशन कर देना। थैंक यू ध्रुव। सब लोग ये मेंशन कर देना बच्चों कि ऊपर लिखे हुए चारों केसेस के आंसर उस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हैं जो उसी तरफ है जिस तरफ मैग्नेट है। और अगर एग्जामिनर ये नहीं बताएगा कि ऑब्जर्वर कहाँ है तो हम हमेशा ही इसे ही ऑब्जर्वर मानेंगे जो मैग्नेट को चला रहा है। चलिए एक बार जज कर लीजिए कि आपको बात समझ में कितनी आई है, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए। ये एक मैग्नेट है बच्चों, इधर लिखा हुआ है साउथ, इधर लिखा हुआ है नॉर्थ। ये मैग्नेट ऐसे चल रही है लाइक दिस, यहां पर एक कॉइल रखा है, ये v स्पीड से चल रही है। एग्जामिनर ने ऐसे लिख के दिया है ये है ऑब्जर्वर। लैंग्वेज है कि ऑब्जर्वर को कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या दिखेगी। कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे बच्चों की तरह आंसर देना है। ऑब्जर्वर को इस लूप में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या दिखेगी? शाबाश बच्चों, बढ़िया। तो फिलहाल आप इस ऑब्जर्वर को भूल जाइए, जो मैग्नेट चला रहा है उसके हिसाब से देख लीजिए। मतलब पहले इस वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से डिसाइड कर लो, बस उसका उल्टा आंसर दे देंगे। तो साउथ अगर दूर जा रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ बना दोगे तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये कहेगा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये एंटी कहेगा तो जो उसने दिया था वो कहेगा क्लॉकवाइज। बहुत ही बढ़िया, वेल डन, वेल डन बच्चों। एक बार फिर से, ये है एक मैग्नेट, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, आसमान से जमीन की तरफ गिर रही है, आसमान से जमीन की तरफ गिर रही है। नीचे यहाँ पे एक कॉइल है और यहाँ से एक ऑब्जर्वर देख रहा है, यहाँ से एक ऑब्जर्वर देख रहा है यहाँ से।
तो ऑब्जर्वर को कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या दिखेगी? ऑब्जर्वर को कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या दिखेगी? जी हाँ, तो सबसे पहले हम मैग्नेट के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। अगर एस पास आ रहा है तो एस को रिपेल करने के लिए एस बनाना पड़ेगा, तो इधर के हिसाब से क्लॉकवाइज, तो इसके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज। ओ कैफ, गड़बड़ कर दी ना तूने। अच्छा चल ठीक है, साथ साथ सॉरी भी लिख दिया, ठीक है। जो मैग्नेट को चला रहा है उसके हिसाब से एस को रिपेल करने के लिए ऐसा आएगा तो क्लॉकवाइज आएगा, जो मैग्नेट को चला रहा है उसके हिसाब से क्लॉकवाइज आएगा, तो दूसरी तरफ जो बैठा है उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज। हाँ हाँ नमन पूछिए, पूछिए नमन पूछिए। जरा सब बच्चे इस सवाल को सोच समझ के बताना। ये नॉर्थ है और ये साउथ। ये नॉर्थ है और ये साउथ। इधर बैठा है ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर को इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की क्या डायरेक्शन दिखेगी? नहीं नमन, किसी और चीज के लिए नहीं है, ऐसा एन एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है। जो मैंने बताया है वो उसी चीज को 9th क्लास में बताते हैं नमन एक्चुअली। आन्या और कैफ आपने बहुत जल्दी लिख दिया है रिप्लाई, और विनायक आपने बहुत जल्दी कर दी है। आई होप सही लिखा हो आपने। नो सिली मिस्टेक प्लीज। इस ऑब्जर्वर को इस कॉइल में कैसी इंड्यूस करंट दिखेगी? अच्छा हाथ उठाओ, बात किसको करनी है? बात करते करते सॉल्व करूंगा ऐसे। कैफ अनम्यूट करो। गुड हेलो आफ्टरनून कैफ। सर। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। सर। कैफ, इसमें हमारे पास दो मैग्नेट है, तो हम एक टाइम में एक को डील करेंगे, ठीक है? यस सर। तो सबसे पहले मैं इसको इसलिए हटा देता हूं कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो इससे। अब इसको हटा देते हैं। ये बताओ, अगर सिर्फ ये वाली मैग्नेट चल रही होती तो ये ऑब्जर्वर इसके हिसाब से, यहां एन अगर पास जा रहा है तो एन ही बनता, तो इस वाली मैग्नेट की वजह से ये ऑब्जर्वर कहता कि करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी। आप मानते हो ये बात? यस सर। क्योंकि एन कॉइल के पास जा रहा है। अगर कॉइल के पास एन जा रहा है तो कॉइल में एन ही बना दोगे आप रिपेल करने के लिए, और एन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऑब्जर्वर कहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करंट होनी चाहिए इस मैग्नेट के हिसाब से, इस मैग्नेट के अकॉर्डिंग। और अब मैं ये वाली मैग्नेट ले आता हूं, अब इसका इफेक्ट देखेंगे।
इसमें यहाँ पे लिखा था साउथ और यहाँ पे लिखा था नॉर्थ, ऐसे ही लिखा था कैफ, यस सर। और ऐसे ही चलाई थी, देखियो ध्यान से, v स्पीड से। तो अब हम दूसरे वाली मैग्नेट को देखेंगे। अब मैं इस वाली मैग्नेट को हटा देता हूं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब आप इसको देखना बंद कीजिए, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं एक टाइम में एक ही मैग्नेट को देखिए। इसका इफेक्ट आप देख चुके हैं, इसका देख लीजिए। तो जो मैग्नेट को चला रहा है, वो बच्चों ध्यान से सुनना, जो मैग्नेट को चला रहा है, इस मैग्नेट को कौन चला रहा होगा? इधर वाला ऑब्जर्वर। तो ये वाला ऑब्जर्वर ये कहेगा कि साउथ पोल दूर जा रहा है। ये वाला ऑब्जर्वर जो इस मैग्नेट को चला रहा है वो क्या बोलेगा? साउथ पोल लूप से दूर जा रहा है। तो साउथ को दूर जाने से रोकना है, अट्रैक्ट करना है, तो नॉर्थ बनेगा। तो ये बोलेगा, ये बोलेगा, क्या बोलेगा ये? कि इधर नॉर्थ बनाओ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बनाओ, ये कहेगा। लेकिन ये जो भी कहेगा ये उसका उल्टा कहेगा, तो इसको वो क्लॉकवाइज नजर आएगी। यस और नो? यस सर। तो इस वाली मैग्नेट का इफेक्ट इस ऑब्जर्वर के लिए क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट लाता है, और इस वाली मैग्नेट का इफेक्ट इस ऑब्जर्वर के लिए एंटी क्लॉकवाइज लाता है। दोनों मैग्नेट की स्पीड बराबर है, मतलब ये मैग्नेट जितना एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस करती है, ये मैग्नेट उतना ही क्लॉकवाइज इंड्यूस करती है। इसलिए लूप में नेट इंड्यूस्ड करंट का फ्लो 0 होगा। ओके सर। टेल मी यस और नो? यस सर। ओके कैफ, जल्दी से सब बच्चे बता दो जी जरा, बात समझ में आ गई है या नहीं? जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई है या नहीं? देख रहे हो कितने नालायक हो तुम, कैसे सवाल में फंस गए तुम, जबकि ट्रिक भी पता चल गई तुम्हें, उसके बाद भी फंस गए। I इज इक्वल टू 0। पहली मैग्नेट जितना इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज देना चाहती है, दूसरी मैग्नेट उतना ही क्लॉकवाइज। दोनों मैग्नेट के इफेक्ट एक्चुअली उल्टे हैं, लेकिन स्पीड बराबर है। तो अगर स्पीड बराबर है तो दोनों के इफेक्ट बराबर आएंगे, लेकिन है अपोजिट डायरेक्शन में। एक तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन को इधर चल, एक कह रहा है इधर चल, तो इलेक्ट्रॉन चलेगा ही नहीं और नेट चार्ज का फ्लो 0 रहेगा, तो नेट करंट हुआ ही नहीं। समझ गए? चलो एक और करें। ऐसा पता है इसमें थोड़ा सा क्यों बन गया वो अच्छा सवाल? ये थोड़ा सा अच्छा इसलिए बन गया क्योंकि मैंने स्पीड बराबर दे दी थी। तो अगर मैंने स्पीड बराबर दे दी ना, तो तुम्हें दोनों चेक करने ही पड़ेंगे। हाँ, अगर मैं एक की स्पीड दूसरे से ज्यादा दे देता तो दोनों का इफेक्ट बराबर नहीं होता। तो ऐसे केस में हमेशा बड़े वाले से चेक कर लेना, क्योंकि छोटे वाला अपोज भी करेगा तब भी नेट तो बड़े के हिसाब से ही आएगा ना। यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? तुम्हें हमेशा दोनों मैग्नेट से देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं स्पीड बराबर दूंगा तब दोनों से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों का इफेक्ट बराबर है। तो कहीं अपोजिट हुआ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लाइक अगर मैं इस तरीके से सवाल देता, ये साउथ है और ये नॉर्थ, ये साउथ है और ये नॉर्थ, ये ऐसे 2v स्पीड से जा रहा है और ये ऐसे v स्पीड से जा रहा है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, मैं कहता रिपीट एज प्रीवियस। अब बोलो, रिपीट एज प्रीवियस। अब हम क्या करते? तो अब हमें दोनों से देखने की जरूरत ही नहीं है ना। एक बड़ा है, एक का इफेक्ट ज्यादा होगा, एक का छोटा होगा। एक बड़ी स्पीड से चल रहा है, एक छोटी से, तो एक का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा वाला ही डोमिनेट करेगा। अगर अपोज में भी आ गए तो भी ज्यादा वाला ही डोमिनेट करेगा, और सपोर्ट में आ गए तो ऐड हो ही जाएगा। तो इसलिए ऐसे केस में दोनों से मत देखना। ये सिचुएशन बड़ी आसान होंगी अगर ऐसा हो गया। तो ऐसे केस में तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस पे होना चाहिए जिसका चेंज बड़ा है। चेंज, तो चेंज किसका बड़ा है? जो बड़ी स्पीड से चल रहा है। इसलिए इसे भूल जाओ, इससे मत देखो, इग्नोर मार दो इसे, उससे देख लो, उसी के हिसाब से आ जाएगा आंसर। तो जो इस मैग्नेट को चला रहा है, जो इस मैग्नेट को चला रहा है, वो कहेगा कि इधर एस मतलब क्लॉकवाइज आएगा, तो ये बोलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा। विनायक तू अभी भी गलती कर रहा है बेटा। ऑब्जर्वर तो यहां बना रखा है ना मैंने, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से आंसर दे भाई। जो इस मैग्नेट को चला रहा है, जो इधर की तरफ बैठा होगा, वो कहेगा कि साउथ दूर जा रहा है। साउथ दूर जा रहा है
तो उसके लिए साउथ को पास बुलाने के लिए, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, शायद मैंने गलती करी है। ये साउथ पोल दूर जा रहा है तो साउथ को पास बुलाने के लिए इधर नॉर्थ बनेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट ये कहेगा एंटी क्लॉकवाइज करंट, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट कहेगा तो ये कहेगा क्लॉकवाइज, तो इसलिए आंसर होगा क्लॉकवाइज। हाथ उठाओ कौन कौन सही था। ये कहेगा क्लॉकवाइज। थैंक यू, जी हाँ थैंक यू। तो जब एक का इफेक्ट ज्यादा हो तो सिर्फ उसी से देख लेना, लेकिन अगर दोनों का इफेक्ट बराबर हो तो फिर दोनों को देखना पड़ेगा। ओके, मिलता हूं तुमसे कल। कल पढ़ाऊंगा मोशनल ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देखनी सिखा दिए। कल हम इस चैप्टर के सेकंड सेक्शन पे जाएंगे, मोशनल ईएमएफ पे जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।